Hey guys, welcome back to my channel. Today's in this video I am going to discuss about the whole procedure of protein folding. So what is protein folding, how protein folding is occur and why protein folding is necessary, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रोटीन फोल्डिंग होती क्या है। प्रोटीन फोल्डिंग एक्चुअली में कुछ नहीं होती। जब लीनियर पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड वो चेंज होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्सरी एंड लास्ट में क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर। ये ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले अगर हम एक सेल को देखें, सपोज दैट इट इज़ अ सेल, ये न्यूक्लियस है और ये है ER, इस पर राइबोसोम होंगे, राइबोसोम से ऐसे प्रोटीन बन गया, प्रोटीन ऐसे आ गया साइटोप्लाज्म में। ये इनका जो लेंथ होगा इन लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन का वो इतना ज़्यादा लॉन्ग होगा कि वो सेल के अंदर जो अदर जो प्रोटीन है उनके साथ कंबाइन करके जो सेल के अंदर जो अदर प्रोटीन होंगे उनके साथ ये जो प्रोटीन है न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन वो जाके इनके साथ एग्रीगेट कर जाएगा और उसे भी नॉन फंक्शनल बना देगा। तो जैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, फर्स्टली वो एक ग्लोबुलर फॉर्म में चेंज हो जाता है, मीन्स अपने साइज को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो वो अपने साइज को रिड्यूस कर रहा होता है। यहाँ पे जब अल्फा हेलिक्स बनता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स आके उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। ठीक ऐसे ही बीटा शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आके लग जाते हैं और उसके साइज को रिड्यूस करते हैं। और आगे बढ़ें तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो बीटा शीट्स और अल्फा हेलिक्स मिल के एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और वो इसके कंपेरिजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर को देखें तो ये मोर डेंस, मोर ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ द प्रोटीन होता है और ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जो एग्रीगेट होके क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सबसे ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स, मोर ग्लोबुलर, मोर रिड्यूस फॉर्म ऑफ द प्रोटीन होता है। इसका साइज सबसे ज़्यादा डेंस होगा। तो यही है ऑल ओवर प्रोसीजर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बट जितना ये सिंपल दिख रहा है उतना होता नहीं है। सो देखते हैं आगे ये कैसे होता है, प्रोसीजर देख लेते हैं। As newly synthesized linear polypeptide chain comes into the cytoplasm, it's coiled immediately. It means जैसे ही राइबोसोम के थ्रू जो प्रोटीन बनते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जब मतलब उसके ल्यूमेन के थ्रू जब साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं तो इनमें अचानक से खुद पे खुद कॉइलिंग हो जाती है। कॉइलिंग ये किस लिए होती है? सपोज दैट अगर कोई लंबा सा थ्रेड है तो वो थ्रेड क्या करता है, ऐसे फ्री रहेगा तो दूसरे थ्रेड के साथ एग्रीगेट होगा और वो दोनों आपस में उलझेंगे और वो एक फंक्शनल लेस हो जाएंगे, मतलब किसी काम का नहीं रह गया। तो आपने देखा होगा किसी भी थ्रेड की सबसे पहली रेलिंग होती है, कॉइलिंग होती है, तब वो एक फंक्शनल फॉर्म में होता है। तो सेम ऐसे ही ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये जैसे ही सिंथेसाइज होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें कॉइलिंग होगी, इसमें फोल्डिंग होगी और ये एक नॉन फंक्शनल से फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो प्रोटीन फोल्डिंग ये कैसे होता है? फिजिकल प्रोसेस। प्रोटीन फोल्डिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है। ओके, फिजिकल प्रोसेस कैसे है? ये एक फिजिकल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक कोलैप्स होता है इन बिटवीन नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ तो कोई केमिकल प्रोसेस हुई नहीं, इसमें बस कोलैप्स हो रहे हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड के बीच में। तो इसीलिए एक फिजिकल प्रोसेस है और ये एक एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। मीन्स इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं हुई। ओके, तो यही है कॉइलिंग या फोल्डिंग, कि जैसे ही लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उसमें फोल्डिंग होगी तो उसमें बॉन्ड्स आ जाएंगे। इंट्रा इंट्रा इंट्रैक्शन बॉन्ड मतलब जैसे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हो गए, वंडरवॉल एंड सो ऑन। कई तरह के बॉन्ड्स आके इसको फोल्ड करेंगे और उसको एक ग्लोबुलर फॉर्म में चेंज कर देंगे। फोल्डिंग की बात करें तो फोल्डिंग कभी कभी स्पॉन्टेनियसली और कभी कभी मॉलिकुलर चैपराउंड के थ्रू होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ऐसे स्पॉन्टेनियसली फोल्ड नहीं हो सकते, उन्हें मॉलिकुलर चैपराउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली जो फोल्डिंग होते हैं, जो अचानक से हो जाते हैं, उसमें एटीपी नहीं लगती है, कोई एटीपी खर्च नहीं होती है। वेयर एज इन मॉलिकुलर चैपराउंड एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। मॉलिकुलर चैपराउंड एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें जो अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड जो प्रोटीन होते हैं, जिसमें अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, वो आके इसमें आ जाते हैं और प्रॉपरली फोल्डेड होके बाहर निकल जाते हैं। सो इट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। एक्चुअली ये भी एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस ही होते हैं और प्रोटीन फोल्डिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Besides this, molecular chaperone also participate in many other functions like cell housekeeping, cells stress reducing, mainly for protein। मीन्स जहाँ कहीं भी प्रोटीन का आपस में स्ट्रेस हो रहा हो तो उस टाइम ये मॉलिकुलर चैपरॉन पार्टिसिपेट करते हैं। Molecular chaperone also participate in prevent the aggregation of protein। That means जहाँ कभी अगर कोई प्रोटीन है, कोई प्रोटीन है, वो आपस में एग्रीगेट होना चाहते हैं तो ये मॉलिकुलर चैपरॉन उसे रोकेगा, उसे एग्रीगेट नहीं होने देगा। सो इससे प्रोटीन डैमेज भी नहीं होगा और भी मतलब सेल की जो फंक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें अगर मॉलिकुलर चैपरॉन के एग्जाम्पल की तो बेस्ट नॉन एग्जाम्पल इज़
HSP70 family and HSP60 family। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर चैप्टर के। और HSP इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि HSP मीन्स हीट सोक प्रोटीन। हीट सोक प्रोटीन इसलिए है क्योंकि जब मॉलिक्यूलर चैप्टर का जो यूज होता है तब ATP खर्च होती है और उससे निकलने वाली जो हीट होती है वो सेल का टेम्परेचर राइज कर देती है, जिससे ये जो HSP हैं वो सोक कर लेते हैं, उस हीट को सोक कर लेते हैं। तो ये HSP60 एंड 70 फैमिली मॉलिक्यूलर चैप्टर होते हैं। सो ऐसे प्रोटीन फोल्डिंग भी हो जाती है और हीट भी सोक हो जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एनफिंसन्स एक्सपेरिमेंट। एनफिंसन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि प्रोटीन फोल्डिंग एक्चुअली में होती क्या है और ये अगर प्रोटीन फोल्डिंग हो रही है तो क्यों हो रही है, मतलब होने का क्या कारण है, अगर प्रोटीन फोल्डिंग सही से ना हो तब क्या होगा। तो ये सबको देखने के लिए एनफिंसन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नेटिव प्रोटीन को लिया और यूरिया एंड बीटा मार्केप्टो इथेनॉल, ये दोनों क्या है, ये दोनों डीनेचरिंग एजेंट्स हैं फॉर प्रोटीन। ओके, तो क्या किया, जब इस यूरिया एंड बीटा मार्केप्टो इथेनॉल को नेटिव प्रोटीन के साथ कंबाइन कराया या रिएक्शन कराया, तो जो इनके बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड थे और अदर भी बॉन्ड थे वो ब्रेक हो गए और ये जो प्रोटीन था नेटिव प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया, डीनेचर्ड प्रोटीन में चेंज हो गया। अब फिर उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, उसको दो तरह से देखा, इसी जो डीनेचर्ड प्रोटीन को दो एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा। सबसे पहले क्या किया, इन द एब्सेंस ऑफ डीनेचरिंग एजेंट, ये दोनों बीटा मार्केप्टो इथेनॉल एंड यूरिया दोनों को हटा दिया। तब देखा अगेन कुछ टाइम बाद ये जो डीनेचर्ड प्रोटीन था अगेन कुछ टाइम बाद नेटिव प्रोटीन में चेंज हो गया। सेम प्रोसीजर, जो डीनेचर्ड प्रोटीन था उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ओनली यूरिया, नॉट मार्केप्टो इथेनॉल, ओनली यूरिया के प्रेजेंस में इस डीनेचर को रिएक्ट कराया। तो कुछ टाइम बाद देखा कि जो नेटिव प्रोटीन था वो तो नहीं बना, बट एक मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गया। नेटिव प्रोटीन न बनकर एक मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गया, मीन्स जो डीनेचर प्रोटीन था उनके बीच में कहीं कहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड या अदर टाइप के इंटरेक्टिव बॉन्ड्स बन गए। सो ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कभी कभी सेल में कुछ डीनेचरिंग एजेंट्स की वजह से या फिर टेम्परेचर की वजह से मिसफोल्डेड प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर कुछ अदर भी एजेंट्स होंगे, कॉजल एजेंट्स, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन क्या करता है, ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन ऐसा है जो नॉन फंक्शनल है, ये किसी काम का नहीं है, इसका जो साइज़ है वो भी रिड्यूस नहीं है, तो ये जाके जाहिर सी बात है किसी और प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा और पूरे फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा। ये तो नॉन फंक्शनल है ही, दूसरे प्रोटीन को भी नॉन फंक्शनल बनाएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वाई प्रोटीन फोल्डिंग इज इसेंशियल। क्यों है इसेंशियल, क्या होगा अगर जो प्रोटीन जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है अगर ऐसे ही रह जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर यही है कि ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड है ये ऐसे नहीं रह सकता, ये सेल में फ्रीली ऐसे नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, बिकॉज
ये जो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक ऐसे खुले धागे की तरह है जो काफ़ी लंबा है और ये दूसरे धागे के साथ जाकर उलझ जाएगा और एक नॉन फंक्शन को परफॉर्म करेगा, कोई फंक्शन नहीं करने देगा। सो वेन एवर abnormal protein or misfolded protein present in the cell, which is called amyloids, and it produce amyloids doses, मतलब amyloidosis amyloids के थ्रू बनने वाली डिजीज़ है। इस डिजीज़ में मेनली अल्जाइमर, हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, काउमेट डिजीज़ को रखे गए हैं, और भी डिजीज़ होते हैं उनको रखे गए हैं। तो ये जो अमाइलॉइड है वो लाइक अ डेबिल प्रोटीन है, मीन्स खुद तो फंक्शनल लेस है ही, दूसरे प्रोटीन को भी फंक्शनल लेस बना देगा। मीन्स इट सीम्स लाइक जुम्बी। अगर आपने जुम्बी मूवी देखा ही होगा तो उसमें क्या होता है कि एक जो जुम्बी होता है वो दूसरे हेल्दी पर्सन को अगर बाइट कर लेता है तो वो भी जुम्बी बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो ये अमाइलॉइड्स हैं वो दूसरे फंक्शनल प्रोटीन के साथ कोलैप्स करके एग्रीगेट होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। सो फॉर दिस प्रोटीन फोल्डिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, if a misfolded protein is formed then it should be broken down. Okay, अगर कोई अमाइलॉइड्स बन गया है तो अब ज़रूरत है उसे डिग्रेडेट होने की। तो यही है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन फोल्डिंग। तो अब ये जो डिजीज़ कॉज हो रहा है, जो अमाइलॉइड्स बन रहे हैं, तो अब क्या होगा, उसे डिग्रेडेट होना होगा। सो आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक प्रोटीन डिग्रेडेशन, जो भी मिसफोल्डेड और एबनॉर्मल प्रोटीन है वो कैसे डिग्रेड होंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So if this video is really helpful to you, you can like this video and subscribe to my channel. Thank you.